सीएम नायब सिंह सैनी का युवा संवाद कार्यक्रम है। युवाओं से संवाद कर रहे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। रोजगार, कौशल विकास, युवा सशक्तिकरण पर मेन फोकस है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा जुटे हैं। ये सीधी तस्वीरें हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मनोहर लाल खट्टर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत आभार सर, आप हमारे बीच में आए। और जो ये कार्यक्रम हुआ है, इस कार्यक्रम के अंदर आप जो है बच्चों की इस डिमांड सुनने के लिए आए हैं। मैं पूरी उम्मीद करता हूं ये फेयर सिलेक्शन चलते रहेंगे और जिन मांगों को हमने आपके समक्ष रखा इनको भी आप पूरी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद परिमल जी। और अब मेरा अनुरोध माननीय श्री मोहन लाल बड़ोले जी से कृपया आए और हम सभी को संबोधित करें। भारत माता की भारत माता की नायब सैनी नरेंद्र मोदी। आज बहुत ही खुशी का अवसर है कि आईसीएस कोचिंग सेंटर के जो भी बच्चे अलग अलग स्थानों पर कोचिंग लेने का काम करते हैं और परमिल जी उसको अच्छे से चलाने का काम करते हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी, मौसम खराब हुआ उसके बावजूद भी बाई रोड आपके बीच में पहुंचे। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष बहन अर्चना जी, निखिल मरान जी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, हमारे जिला के अध्यक्ष अशोक भारद्वाज जी और गुहाना के जिला अध्यक्ष विजेंद्र वैद जी भी यहाँ उपस्थित हैं। और सम्मानित इस प्रोग्राम से अनेक स्थानों पर जुड़े हुए सभी कोचिंग सेंटर के बच्चे और पूरे हरियाणा प्रदेश में और देश में भी इस डिजिटल माध्यम से जुड़े हुए लोग बहुत सारे ऐसे आज हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को तो लाइव देख रहे हैं। उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं, उन सभी का धन्यवाद भी करता हूं। और बहुत खुशी का अवसर है ये स्वर्णप्रस्थ सोनीपत की भूमि से आज माननीय मुख्यमंत्री जी आप सबसे संवाद करेंगे। और उस संवाद का जो भाई परमेल जी ने बहुत सारी बातें रखी है, मुख्यमंत्री जी बहुत ही ऐसे मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश को मिले, बहुत सारे मुख्यमंत्री हमें मिले, सबने बहुत अच्छे से काम करने का प्रयास किया है। लेकिन मुख्यमंत्री जी की जो विशेष खूबी है कि जो जनता से सीधा संवाद करते, और आज सीधा संवाद आपसे भी करने के लिए आए हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और परमपिता परमात्मा से निवेदन करता हूं, ये जो शक्ति मुख्यमंत्री जी को परमात्मा ने दी है इसको और डबल करने का काम करें, ताकि जो पूरे देश के अंदर एक बात पड़ी है कि हरियाणा के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो 24 घंटे जनता की सेवा में हाजिर रहते हैं। हम सब के लिए जब हम कोई काम करते हैं, काम करते हुए चुनौतियां भी आती हैं, काम करते हुए हर रोज नई समस्याएं भी आती हैं। लेकिन चाहे भारत के प्रधानमंत्री हो जो मन से युवा है, क्योंकि वो युवाओं के साथ कनेक्टेड रहते हैं, युवाओं से जुड़े रहते हैं। और हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री तो युवा हैं। तो ऐसे युवा प्रधानमंत्री और ऐसे युवा मुख्यमंत्री जो लगातार युवाओं के साथ खड़े हैं, युवाओं की कोई भी समस्या आए, कोई भी चुनौती आए, उस चुनौती के साथ सामना करने में, उस समस्या का हल करने में पूर्णतः सक्षम है और युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने के लिए तत्पर है। तो ऐसे प्रधानमंत्री और ऐसे मुख्यमंत्री, आज हम सब के लिए सोचने का प्रश्न ये है कि पर्ची सिस्टम वर्सेस लाइब्रेरी सिस्टम। एक था पर्ची के साथ काम करना और दूसरा विषय है कि आज हरियाणा के हर गांव में लाइब्रेरी हो, उस बात की आधार रखने वाला, आधारशिला रखने वाला, उस बात की नींव रखने वाला मुख्यमंत्री आप
आपके समक्ष उपस्थित है कि हरियाणा के हर गांव में लाइब्रेरी हो, एक एक बच्चा उस लाइब्रेरी का उपयोग करे, जाके वहां पर पढ़ाई करे और बिना खर्ची आप लोगों को, चाहे हरियाणा सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उसमें कोई ना कोई नौकरी के आप लोग पात्र बने। तो हर गांव में लाइब्रेरी का कल्चर लाने वाले भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी। केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, लगातार भारत के और हरियाणा के युवाओं के साथ खड़ी है। आज प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि आप रोजगार मांगने वाले नहीं, आप रोजगार सृजन करने वाले, आप और 10 लोगों को रोजगार देने वाले बनो। आज चाहे स्टार्टअप इंडिया हो, चाहे स्टैंड अप इंडिया हो, चाहे मेड इन इंडिया हो, चाहे वोकल हो लोकल हो, हर काम, चाहे एमएसएमई के माध्यम से युवाओं को लोन देने की बात हो, आज भारत में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार हर समय केवल एक ही सपना लेकर आगे चल रही है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार कैसे मिले। आप केवल सरकारी नौकरियों पर निर्भर ना रहकर पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े कैसे हो, इसके लिए सरकार अलग अलग तरीके से योजनाएं लेकर भी आ रही है और उन योजनाओं को आपको लाभ भी मिल रहा है, ताकि आप स्वदेशी में कि भारत स्वदेशी कैसे बने, पूर्णतया स्वदेशी हम कैसे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें, उसके लिए भी आप लोगों को आगे लाने का सरकार का भरपूर प्रयत्न है। लेकिन सरकार आपके साथ खड़ी है, चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, लगातार आपके साथ खड़े हैं। लेकिन आज हम सबको बैठ के ये विश्लेषण करना पड़ेगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। आज कोई भी आंदोलन हो, आज ये भारत सबसे मजबूत लोकतंत्र है पूरे विश्व में। आपका और मेरा ये जन्मसिद्ध अधिकार है, ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है कि अगर हमारी कोई भी मांग हो तो हम सरकार के विरोध में आंदोलन कर सकते हैं और करना चाहिए भी, क्योंकि हम विश्व के सबसे ज्यादा मजबूत लोकतंत्र के नागरिक हैं। लेकिन उस आंदोलन की दिशा क्या हो? क्या हम उस आंदोलन में पुलिस कर्मियों पर पत्थर मारेंगे? क्या हम उस आंदोलन में महिला पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार करेंगे? क्या हम उस आंदोलन में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे? क्या हम उस आंदोलन में सरकारी वाहनों को, प्राइवेट वाहनों को आपके भेंट चढ़ाने का काम करेंगे? ये मेरे भारत की युवा शक्ति नहीं है। मेरे भारत का युवा हमेशा देश के हित में खड़ा होता है। तो आपके कंधे पर बंदूक रख के बंदूक चलाने का काम, आपको युवा शक्ति जिसके भरोसे आज भारत खड़ा है, जो आप में से कल कोई नायब सैनी बनेगा, आप में से ही कल कोई नरेंद्र मोदी बनेगा, तो मेरे भारत की युवा शक्ति ऐसा काम नहीं कर सकती। मेरे भारत की युवा शक्ति भारत में अराजकता, भारत में आतंकवाद फैलाने का काम नहीं कर सकती। तो ये कौन लोग थे जो हमारे बीच में आकर हमारी ही युवा शक्ति को बदनाम करने में लग गए? तो आज हम सबको इस विषय पर भी आत्म विश्लेषण करना है कि भारत का प्रधानमंत्री, एक प्रधानमंत्री था नेहरू, जिसने केवल मैं प्रधानमंत्री बनूं भारत की एकता और अखंडता को क्षण क्षण कर दिया, भारत के 2 टुकड़े करवा दिए कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, इसलिए भारत के 2 टुकड़े हो गए। दूसरी तरफ आपके पास प्रधानमंत्री है जिसने केवल ये सोचा कि राष्ट्र निर्माण कैसे हो, जिसने ये सोचा व्यक्ति निर्माण कैसे हो, जिसने ये सोचा भारत विश्व गुरु कैसे बने, जिसने ये सोचा कि 2047 तक मैं विकासशील से भारत को विकसित भारत बनाऊं, ऐसा प्रधानमंत्री। आपके सामने 2 उदाहरण है। एक तरफ जवाहरलाल नेहरू जिसने अपने लिए भारत को 2 हिस्सों में
बांट दिया, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज एक प्रधानमंत्री एक पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं होता, ये एक संवैधानिक पद होता है। ऐसे प्रधानमंत्री को कैसे कैसे अपशब्द कहे गए, ये भारत का संस्कार नहीं है, ये भारत के युवाओं का संस्कार नहीं है। तो आज हम सबको, जब सरकार आपके साथ खड़ी है, प्रधानमंत्री आपके साथ खड़ा है, मुख्यमंत्री आपके साथ खड़ा है, आपकी हर विचार के साथ खड़ा है, आपको आगे बढ़ाने के लिए खड़ा है, तो जो लोग आपके नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, जो भारत के भोले भाले युवाओं को बहकाने का काम करते हैं, हमें चिंता करनी पड़ेगी। और वो चिंता मैं नहीं कर सकती, वो चिंता नायब जी नहीं कर सकते, वो आप सबको, क्योंकि हमारी शक्ति आप लोग हो, तो आपको चिंता करनी पड़ेगी। आंदोलन आज खत्म हुआ, ऐसे नहीं है कि कल फिर कोई आंदोलन नहीं होगा। हम बहुत मजबूत लोकतंत्र हैं, आंदोलन आएंगे, आंदोलन जाएंगे। हम अपनी मांगे सरकार से भी रखेंगे, लेकिन वो मांगे मांगने का तरीका क्या हो, कैसी हमारी भाषा हो, क्या कोई युवा, क्या कोई युवती अपने माता पिता के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर सकता है। ये हम सब के लिए सोचने का, आत्म विश्लेषण करने का विषय है। बॉल आपके कोर्ट में है कि भारत का युवा, भारत का फ्यूचर, भारत के नायब सैनिक, भारत के नरेंद्र मोदी कैसे होंगे, भारत के नरेंद्र मोदी और भारत के युवा मुख्यमंत्री नायब सैनिक का चरित्र कैसे होगा, ये आप लोग निर्धारित करोगे, क्योंकि कल आप में से ही कोई मुख्यमंत्री और कोई प्रधानमंत्री बनने वाला है। इसलिए 10 दिनों के अंदर एक इतना मजबूत कानून लाके आपके बीच में दे दिया कि 10 करोड़ की जुर्माना और 10 साल की सजा होगी। भारत के युवाओं का भविष्य सुरक्षित होगा। आज इसलिए मैं बॉल आपके कोर्ट में डाल के जा रही हूँ कि हम सबको सामूहिक चिंतन करना पड़ेगा कि युवा किस दिशा में जा रहा है। आप सबको बैठ के आत्म विश्लेषण करना पड़ेगा, क्योंकि भारत का भविष्य केवल आप लोगों के हाथ में है और भारत की सारी शक्ति केवल आप लोग हो। भारत का युवा उठेगा, भारत का युवा मजबूत होगा तो भारत मजबूत होगा। आज मैं परिमल जी का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने आज मुख्यमंत्री जी को यहाँ आने का न्यौता दिया, मुख्यमंत्री जी का आप सबसे संवाद स्थापित करने का एक अवसर दिया। परिमल जी का, मुख्यमंत्री जी का और निखिल मदान जी ने इस कार्यक्रम का अच्छे से संयोजन करवाया, निखिल मदान जी का, और आप सब युवा जो आज इस संवाद के माध्यम से इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ और आप सभी के उज्जवल भविष्य, एक ऐसा भविष्य जिसमें आप अपना, अपने परिवार का, अपने माता पिता का और इस देश का नाम रोशन करें, चाहे नौकरी में आकर करें, चाहे अपना काम करके करें। आप सभी को एक बहुत ही उज्जवल भविष्य के लिए मैं प्रभु से कामना करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद, जय हरियाणा। धन्यवाद बहन। और अब वो क्षण आ गया है जिसके लिए हम सब इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले हम माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश एक बार सुनेंगे, उसके बाद आप सभी के जो सवाल है, प्रश्न है, वो पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि पहले वो आप सभी से प्रश्न लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं अंजलि आपका आईसीएस कोचिंग सेंटर में पहुंचने पर सभी छात्र छात्राओं की ओर से बहुत खुशी और उत्साह के साथ आपका अभिनंदन व स्वागत करती हूं। सर,
मैं पिछले 3 वर्षों से HSSC की सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रही हूँ। हरियाणा में बिना खर्च और बिना खर्ची की योजना वाकई काबिले तारीफ है। इसके कारण हरियाणा का प्रत्येक युवा जीवन भर आपका ऋणी रहेगा सर। मैं एक विशेष विषय की तरफ आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगी कि हरियाणा में भर्तियों का वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाए, जैसे SSC, RRB, UPSC। सर, ये सभी भर्तियों का वार्षिक कैलेंडर जारी करते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर साल के शुरुआत में ही हमें पता चल जाए किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज आएंगी, उनके फॉर्म कब तक भरवाए जाएंगे, पेपर कब होगा, रिजल्ट कब आएगा और उनकी ज्वाइनिंग कब तक करा ली जाएगी, अगर ये सब बातें सर हमें समय रहते पता चल जाती हैं तो हम अपनी तैयारी को एक समयबद्ध तरीके से एक नई दिशा दे सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है आप हमारी इस मांग को अवश्य पूरा करेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रुचि। आप सबको मैं बधाई देता हूं, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कैलेंडर के बारे में, क्योंकि अलग अलग जो वैकेंसीज आती हैं उन वैकेंसियों के कैलेंडर जारी होते हैं। अभी आपने देखा होगा 2026 का HPSC का हमने कैलेंडर जारी किया है पूरे साल भर का, किस समय पे क्या भर्ती होगी, कितनी आवश्यकता है। और उसके साथ साथ हमने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का भी कैलेंडर तैयार कर रहे हैं, जल्दी ही वो जारी होने वाला है। क्योंकि मैंने शुरू में ही इस बात को लेकर के हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को कहा था कि आप अपना वार्षिक कैलेंडर जारी करें, जिससे कि बच्चों को पता लगना चाहिए कि कब किस समय पे हम नौकरी करने वाले हैं। परंतु इसके अंदर थोड़ा ये भी आता है कि जो हर महीने के एंड में लगभग कुछ हमारे कर्मचारी रिटायर होते हैं और उसकी पूरी की पूरी संख्या उस साल भर के अंदर जब हम देखते हैं, उसका साल का कैलेंडर हमने कहा कि वो नेक्स्ट ईयर्स के अंदर चला जाएगा, परंतु हमारे बच्चों को इसके बारे में पता हो। जल्दी ही जो रुचि आपने कहा है, ये हमारा जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का कैलेंडर है वो जारी हो जाएगा और आपको बिल्कुल उसके बारे में अवगत रहेगा कि कितनी हमारी वैकेंसीज निकलने वाली हैं, कब कब वो भर्ती होगी। अगला प्रश्न। आदरणीय मुख्यमंत्री जी नमस्कार, मेरा नाम नीरज है और मैं HSSC भर्ती प्रक्रिया की तैयारी कर रहा हूं। मैंने CET 2025 का पेपर दिया था जिसमें मेरा स्कोर अच्छा है, लेकिन इसके बावजूद सर मुझे यह नहीं पता कि मुझे किन किन भर्ती परीक्षाओं में बैठने का मौका मिलेगा और उनका सिलेबस डिफाइंड नहीं है। अतः मान्यवर, मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि एक लिस्ट जारी हो जिसमें CET पास अभ्यर्थी को यह पहले से ही पता हो कि उसको कौन कौन सी भर्ती में बैठने का मौका मिलेगा और उस भर्ती परीक्षा का पाठ्यक्रम स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए। धन्यवाद। हाँ नीरज जी, थैंक यू। आपने जो कहा है कि पूरा जो CET का पेपर है, सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई भी देता हूँ। ये पहली बार हरियाणा के अंदर हुआ है। मैं तो ये देखता था अपनी आंखों के सामने, और बच्चे जब पेपर देने के लिए जाते थे तो क्या स्थिति होती थी, बसों की छतों के ऊपर चढ़े रहते थे, पीछे लटकते रहते थे, बारियों में खड़े, अंदर जगह नहीं मिलती थी बस के अंदर। बेटियों को बड़ी दिक्कत आती थी, एक्सीडेंट हो जाते थे कहीं। तो बहुत भारी CET का पेपर या न कोई पेपर देना होता था तो उसके लिए बड़ी मशक्कत हमारे यूथ को करनी पड़ती थी। हमने इसको नीरज जी बड़े सिस्टमेटिक ढंग से किया। आपने देखा है अब की बार हर बच्चे को हमने पूरा रोड मैप हरियाणा का तैयार किया और ट्रांसपोर्ट को इसमें लगाया। हमारे पुलिस विभाग के अधिकारी भी लगे, उनको भी कहा कि अगर कोई बच्चा सेंटर से छूट जाता है या गलत सेंटर में चला जाता है तो उसको अपनी गाड़ी में लेकर के उस सेंटर तक पहुंचाने की कृपालता करें। ये मैंने स्पेशल उनको कहा कि अच्छा होगा कि वो बच्चे इधर उधर ना घूमें। और उसका परिणाम
जब हमने इसका पूरा रोड मैप तैयार किया तो एक बच्चे को भी दिक्कत नहीं आई। उसको गांव के अड्डे से लेकर के सेंटर और सेंटर से लेकर के उसके घर तक पहुंचाने का काम किया। और मुझे खुशी है नीरज जी बताते हुए, मैंने जब अपील किया, मैंने कहा बेटियों के साथ हमने एक परिवार के सदस्य को भी अलाउ किया था बस में भी, बेटी के साथ एक परिवार का सदस्य जाएगा। और मैंने एक अपील किया कि जो माँ बाप आएंगे उनके लिए एक स्थान अलग से तय किया जाए। और सामाजिक संस्थाओं से मैंने अपील किया था कि आप वहाँ चाय पानी का लंगर जरूर लगाएं। मेरे ख्याल से खूब लंगर लोगों ने लगाए अपने आप। और मैंने एक और अपील किया था, उसका भी असर हुआ। मैंने कहा बच्चों के माँ बाप से, सभी से, हरियाणा में मैं कहा बच्चे पेपर देने के लिए आ रहे हैं, आप अगर गाड़ी लेकर के बाजार से निकलते हैं या कहीं और जाते हैं, क्योंकि 2 दिन छुट्टी है, तो जाम में फंस जाते हैं बच्चे। अगर आपको कोई जरूरी काम हो तब बाहर निकले, अदरवाइज आप बाहर ना निकले। तो इस बात को भी हरियाणा के लोगों ने फॉलो किया। और जब आप पेपर दे रहे थे, मेरे ख्याल से बहुत जरूरी अगर किसी को काम होगा तब वो बाहर निकला, अदरवाइज सड़कों पे भी कोई व्यक्ति नहीं आया। ये इस बात का बड़ा एक असर रहा है। और नीरज जी आप जो कह रहे थे कि इसके बारे में भर्ती के क्या क्या उसके अंदर आता है, उसके ऊपर मैं आपको कहना चाहूँगा, क्योंकि जो भर्ती के अंदर जो हमारा सीटी का टेस्ट होता है उसके अंदर जो व्यवस्थाएं हैं, जो अलग अलग वैकेंसीज निकलती हैं, उसके ऊपर समय समय के ऊपर किसमें भर्ती करना है, ये सरकार ने निर्णय किया था कि हमारे बच्चे 2 बार वो टेस्ट देने ना जाएं। एक टेस्ट ले लें, उसका लंबे समय तक वो चलता रहे। 1 साल के बाद वैसे हमने कहा है कि हर साल इसका सीटी का लेंगे। फिर हमने निर्णय किया कि इसको 2 साल तक हम करेंगे कि 2 साल तक उसको कर लें, परंतु हर साल बच्चे नहीं जुड़ते हैं। हमने ये निर्णय किया है कि हर साल सीटी का एक पेपर होगा। और अभी उसका पेपर हुआ, क्योंकि साल भर जितनी भी वैकेंसी आएगी आपको एक ही पेपर देना पड़ेगा, आपको 2 पेपर नहीं देने पड़ेंगे। एक मेन देते हैं, एक प्रीमियर पेपर जो देते हैं उसमें एक ही पेपर आपका मेन का रहेगा। और उस व्यवस्था को लेकर के हमने इसको किया है। और जो आपने कहा है नीरज जी कि इसमें कहाँ कहाँ नौकरी में हम अप्लाई कर सकते हैं, मेरे ख्याल जो हमारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उसके अंदर जितनी भी नौकरी निकलती है उसमें तो आप लोग सारे अप्लाई कर सकते हैं। जो हमारी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जितनी भी नौकरी निकलती है, और जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके लिए भी हमने अलग से एक परीक्षा लेने की बात कही है कि इस पैटर्न के ऊपर अलग से अगर परीक्षा लें तो बच्चों को 2 चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जैसा यूपीएससी के अंदर है, चाहे हमारा उसके अंदर IAS IPS की जो कट ऑफ लिस्ट आती है उसके अंदर जाते हैं, तो हम उसके ऊपर ये लगे हुए हैं कि जो हमारे आपने कहा है कि इसका एक कैलेंडर जारी हो, वो भी हम इसके ऊपर अधिकारियों को बोल करके नीरज जी इसको करवाने का काम करेंगे। थैंक यू। कोई और बच्चा? माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा नाम तनुज है सर। मैं गांव से रोज कोचिंग लेने के लिए शहर आता हूं। सर मेरी कोचिंग की फीस से कई गुना ज्यादा तो आने जाने का किराया लगता है। कई बार किराया ना होने के कारण मुझे घर पर रहना पड़ता है, जिससे मेरी पढ़ाई में रुकावट आती है। सर मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, जिस तरह स्कूल, कॉलेज और कंप्यूटर सेंटर के छात्रों को रियायती दरों पर बस पास मिलता है, उसी तरह यह सुविधा कोचिंग सेंटर के छात्रों को भी दी जाए, जिससे हम जैसे गरीब बच्चे शहर आकर कोचिंग ले पाए और हरियाणा सरकार के द्वारा चलाई गई